हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आ जाइए क्लास में। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। सभी लोग क्लास में आ जाएं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट आ जाइए। बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करेंगे। कुछ होमवर्क भी दिया था मैंने आपको, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए फटाफट। गुड इवनिंग। अच्छा, आज मैंने आप लोगों के लिए दो चीज़ें चेंज की हैं। एक तो आपकी डिमांड पर ब्लैक बोर्ड, ये जो है ये ब्लैक कर दिया मैंने, इसको है ना ब्लैक कर दिया। और दूसरा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस होमवर्क के मैंने बढ़ा दिए, ठीक है? आप लोगों का था कि सर होमवर्क के क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो मैंने होमवर्क के क्वेश्चंस आपके बढ़ा दिए, ठीक है? तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अभी क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको होमवर्क के क्या क्या हैं, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया मैंने, और जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क भी यहाँ पे मैं ले करके आया हूँ। क्या था उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये होमवर्क मैंने आपको दिया था, इस पे हम बात करेंगे। होमवर्क के लिए मैं आपके लिए पीवाईक्यू लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप होमवर्क में ट्राई करें, ठीक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करें, क्योंकि आपने टॉपिक तो पढ़ लिया है। हाफमान ब्रोमेमाइड पढ़ लिया, गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ लिया, एल्किलीकरण पढ़ लिया। अब ये देखिए जरा कि इस पे क्वेश्चंस आते कैसे एग्जाम में। तो मैं आपके लिए पीवाईक्यू भी लेके आया हूं, आप देख सकते हैं। अपचयन हो गया, ये सब, ये नीट 2017 में आया हुआ, 2020 में आया हुआ, 2023 में आया हुआ, ठीक है, 2015 में आया हुआ। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये आपको ही करने, तो आप करके देखिए क्या आपसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है? फिर आप मुझे बताना कि हाँ सर हमने पढ़ाई की, वो हमारी कैसी हुई है, ठीक है? आप क्वेश्चन करिएगा। इसके अलावा पीवाईक्यू के 4 क्वेश्चन अभी तक हमने जितना पढ़ लिया उसमें पिछले सालों से 4 क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा मैंने और भी क्वेश्चन होमवर्क में डाले। ये क्वेश्चन स्लाइड में रहेंगे, ये स्लाइड बेटा आपको मिल जाएंगी, और जब ये स्लाइड आपको मिल जाएंगी क्लास के तुरंत बाद, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखिएगा, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, ठीक है? मैं आपके लिए क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़ा दिए मैंने आपके लिए। 10 से ज्यादा क्वेश्चन में लेकर के आई थिंक ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन होंगे, 12 से 13 क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। तो आप देख सकते हैं। तो आपकी 2 डिमांड जो थी वो मैंने पूरी कर दी है। एक तो ब्लैक बोर्ड चाहिए आपको, और दूसरा आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस होमवर्क में ज्यादा चाहिए, तो होमवर्क के क्वेश्चन ले आओ। और होमवर्क के क्वेश्चन कौन से? जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उस पर आधारित क्वेश्चन है, ताकि आपको ये समझ में आए कि अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया है तो क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये मुझे सही करवाना है। यहां पे नहीं आएगा, ठीक है? बस फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है? कौन सी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन प्रदान नहीं करती, ठीक है? और ये समझ करके आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं जो होमवर्क मैंने दिया था। चलिए, क्या मैंने यही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? थोड़ा मुझे बता दें आप। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या मैंने आपको यही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था? क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? क्या यही क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने आपको? एक सेकंड बेटा, कोई बच्चा कुछ, हाँ वो भेजिए, वो फोटो भेजिए। कोई बच्चा बोल रहा है सर ये विधि आपने नहीं बताई, मुझे आप फोटो भेजिए, मैं फोटो देखता हूँ। फोटो देखने के बाद में मैं थोड़ा, मुझे दूर से दिखाई नहीं दे रहा है। फोटो भेजा था किसने? कल की क्लास मैंने अपलोड करवा दी, आप चेक कर लें। कल की क्लास मैंने अपलोड करवा दी है पूरी, आप चेक कर लें, ठीक है? हाँ, आप मुझे एक बार वो फोटो भेजेंगे तो मैं वो क्वेश्चन, वो थ्योरी देखूंगा
एक बार एक काम करते हैं, पहले हम होमवर्क कर लेते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन, वो थ्योरी देखते हैं जो आपको लग रहा है कि मैंने क्लास आपको नोट्स में आपकी बुक में है बट मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है। चलो बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, क्या ये वही अभिक्रिया है जो कि हमने पढ़ रखी है, CH2C2H5Cl प्लस अमोनिया। क्या बताया था मैंने आपको इसका आंसर, सबसे पहले यहां पर HCl निकलेगा, ये एल्किलीकरण वाली अभिक्रिया है ना, तो इससे 1 डिग्री एमीन बनता है, बताया था। फिर 1 डिग्री एमीन की, फिर से ये C2H5Cl इसके आधिक्य में क्रिया कराओगे, अरे क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, इसके आधिक्य में क्रिया कराओगे तो 2 डिग्री एमीन बनेगा, अरे क्वेश्चन हो जाएगा ये। C2H5Cl इसकी फिर से क्रिया कराओगे 3 डिग्री एमीन बनेगा, और इसकी फिर से क्रिया कराएंगे तो 4 डिग्री एमीन बनेगा, क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, चलो अब दूसरे का आंसर, अरे क्वेश्चन बन जाएगा ना, अरे यार तुम मुझे जवाब तो दे दो यार, मैं बोलता जा रहा हूं तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो, बन जाएगा, वेरी गुड। चलो अब दूसरे की बात करते हैं, बेंजील क्लोराइड। कोई बताएगा बेंजील क्लोराइड का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेंजील क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेंजील क्लोराइड। अब इस बेंजील क्लोराइड का क्या करना है, अमोनी अपघटन, अमोनी मतलब कि अमोनिया, अमोनिया से अपघटन करना, ये लो अमोनिया, अमोनिया से क्या करोगे, अपघटन। अपघटन कैसे करते हैं क्या बताया था, H और Cl मिलेंगे, तो H और Cl मिलेंगे तो क्या निकलेगा, HCl, और जैसे HCl निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन CH2, और यहां क्या आ जाएगा NH2। इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा, चलो मत बताओ, मैं ही लिख लेता हूं, बेंजिल एमीन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजिल एमीन। अब बताओ क्या लिखा है, इसका अमोनी अपघटन करने पर जो प्राप्त एमीन है, चलो अमोनी अपघटन करने पर कौन सी एमीन प्राप्त होती है, बेंजिल एमीन प्राप्त होती है, और इस बेंजिल एमीन को कितने मोल से क्रिया करवानी है, 2 मोल CH3Cl से। चलो पहला मोल CH3Cl का अगर लेंगे तो फिर से क्या होगा, फिर से यहां का हाइड्रोजन और यहां का Cl ये HCl के रूप में बाहर निकलेगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा, देखो ये तो आ गया आपका बेंजीन, बेंजीन से क्या लगा हुआ है CH2, CH से क्या लगा हुआ है NH, एक हाइड्रोजन निकल चुका है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये बन गया 2 डिग्री एमीन। क्या बन गया, 2 डिग्री एमीन बन गया। चलो 2 डिग्री एमीन के बाद में दूसरा मोल एक और यहां पे CH3Cl का आएगा, तो अगेन क्या होगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, HCl आएगा, और यहां पे आ जाएगा 3 डिग्री, CH2 एंड यहां CH3, यहां CH3, ये आंसर आ जाएगा, 3 डिग्री आ जाएगा, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, ये लास्ट में 3 डिग्री आ जाएगा। अरे भैया इतना क्यों कमेंट कर रहे हो यार, कल की क्लास पूरी नहीं आई, कल की क्लास पूरी, अरे कल की क्लास पूरी अपलोड कर दी गई है, आप चेक कर लो भैया, क्यों परेशान हो रहे हो इतना यार, इतना परेशान क्यों होते हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता। कल की क्लास पूरी आ गई है, राजपूत अभिषेक सिंह बेटा कल की क्लास पूरी आ गई है, आप चेक कर लो। अरे इसको कोई शांत करो यार, पता नहीं क्या खा के आया, इसको कोई शांत करो भाई साहब, ठीक है क्लियर, आगे बढ़ जाए, 2 डिग्री 3 डिग्री आ जाएगा ये, आगे बढ़ जाए। चलो और क्या दिया था होमवर्क में, चलो चलो और होमवर्क में क्या दिया आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन दिया था। अब देखो आपको मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस क्वेश्चन को करने का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखो यहां से मुझे बनाना है क्या, CH3 CH2 CH2 NH2,
बेटा प्लीज ध्यान से देखो, यहां पे बहुत चमत्कारिक चीज आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं प्लीज। एथेनोलिक का मतलब बेटा सॉल्वेंट होता है, विलायक। क्योंकि जब भी आप कोई अभिक्रिया करोगे, मान लो मुझे ए को लेकर के बी के साथ क्रिया करवानी है, तो ऐसा थोड़ी ना कि ए को यहां से फेंका, बी को वहां से फेंका, दोनों ने हवा में क्रिया कर दी, नहीं। क्रिया जो भी होगी वो एक बीकर के अंदर विलयन में होगी। किसमें होगी? विलयन में। और विलयन में क्रिया तब होगी जब आपके पास विलायक होगा। क्या होगा? विलायक। तो एथेनोलिक का मतलब है इथेनॉल के अंदर क्रिया हो रही है। किसके अंदर? इथेनॉल। विलायक जो होगा वो इथेनॉल होगा, वहां पे क्या होगा? इथेनॉल। तो इथेनोलिक हो गया, जलीय हो गया, तो कहीं पे जली लिखा हुआ है, कहीं पे इथेनोलिक लिखा हुआ है, तो इथेनोलिक और जली का मतलब है विलायक। क्या है? विलायक। तो हमारे पास एक विलायक है, उस विलायक में ए को डाला, बी को डाला और क्रिया करवा दी। तो अगर विलायक नहीं है तो क्रिया नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैंने ए को हवा में फेंका, इधर से बी को फेंका, दोनों टकराए, क्रिया हो गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को किसी ना किसी विलायक में लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब बेटा यहां पे ध्यान से सुनना, एक बहुत शानदार चीज मैं आपको बता रहा हूं। सभी बच्चे कमेंट करना बंद कर देंगे तो मैं कुछ अच्छी बात बताऊंगा। कुछ सुनना पसंद करेंगे? कुछ काम की चीज बता रहा हूं, समय बहुत कम है, बहुत इंपॉर्टेंट और चमत्कारिक भी बोल सकते हो आप। एक बात ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका सुनो, ध्यान से देखिए। यहां पे कितने कार्बन है? सभी बच्चे लाइव चैट में कमेंट करके बताएं, यहां पे कितने कार्बन है? एल्किल हैलाइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। और यहां पे कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। मतलब कि हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि 2 कार्बन वाला जो ये कंपाउंड है वो कितने कार्बन प्रदान करे? 3 कार्बन। कितने प्रदान करे? 3 कार्बन। मतलब कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि यहां पर पहले तो Cl को हटा करके हमको 2 से 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से हम 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनाएंगे। तो ध्यान रखना यहां पर कार्बन की संख्या में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। और बढ़ोतरी करने का काम हम करते हैं किससे? KCN से। किससे करते हैं? KCN से। क्योंकि KCN के अंदर K प्लस है, Cn माइनस है, K प्लस और Cn माइनस में से K प्लस और Cl जुड़ करके KCl बना देंगे। और ये जो Cn है वो Cl की जगह प्रतिस्थापन कर देगा तो CH2CN बन जाएगा। तो यहां पर 2 कार्बन थे, 2 कार्बन में हमने Cn को घुसा करके Cn से प्रतिस्थापित करके 3 कार्बन वाला हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। यहां तक समझ में आया? क्लियर? चलो अब एक बार जब 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। ये साइनाइड है, देखो साइनाइड। और अगर IUPAC नाम लिखना है तो क्या लिखोगे? प्रोपेन नाइट्राइल। क्या लिखोगे इसको बेटा? प्रोपेन नाइट्राइल। तो एक बार हमने ये प्रोपेन नाइट्राइल बना दिया, साइनाइड वाला कंपाउंड बना दिया, साइनाइड। इसका IUPAC नामकरण क्या करेंगे? प्रोपेन नाइट्राइल। अब हम इसका क्या करेंगे? अपचयन। क्या करेंगे? अपचयन। कल हमने अपचयन वाली विधि पढ़ी थी, या तो निकल ले लो, या प्लेटिनम ले लो, या पैलेडियम ले लो, या टीन प्लस HC ले लो, कुछ भी ले लो, इससे इसका क्या हो जाएगा? अपचयन। और साइनाइड किस में बदल जाएगा? एमीन में बदल जाएगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको कार्बन की संख्या कम दे रखी है उससे आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो एक तो तरीका क्या है? KCN या NaCN। NaCN भी ले सकते हो। इससे आप प्रतिस्थापन कर लो। क्या कर लो बेटा? प्रतिस्थापन। जब भी आप प्रतिस्थापन करेंगे तो 2 कार्बन वाला है तो 3 बन जाएगा, 3 कार्बन वाला है तो 4 बन जाएगा, 4 कार्बन वाला है तो 5। तो 1 कार्बन बढ़ाना हो तो हमें KCN या NaCN लेना होगा। ठीक है? टेस्ट का सिलेबस क्या है बेटा? टेस्ट के सिलेबस के लिए मैंने बात की है, क्योंकि अभी आपके सर चले गए हैं, तो आज या कल तक में अपडेट हो जाएगा। हो सकता है प्रोबेबली आपको कल आपको पता चल जाएगा टेस्ट के बारे में, टेस्ट का सिलेबस क्या। आज वेडनेसडे ना, हाँ, कल थर्सडे तक आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है यार, तुम लोग गजब परेशान आत्मा हो यार, एक ही चीज को कितना लिखते हो यार। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो ध्यान रखना, जब भी 1 कार्बन की संख्या बढ़ानी हो तो हमारा
हेल्प कौन करेगा? एक कार्बन को बढ़ाने में CN माइनस मदद करता है। ये ध्यान रखना बेटा, आप CN माइनस से प्रतिस्थापन करके एक कार्बन को बढ़ा दोगे आप। ठीक है, अब आगे की बात, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक और शानदार चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं। क्या हम KCN और NaCN की जगह क्या हम HCN का इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां पर लाइव चैट में यस और नो में जवाब दें। आपको एक बहुत शानदार चीज बताऊंगा, क्या हम KCN और NaCN की जगह HCN का इस्तेमाल भी कर सकते हैं? फटाफट लाइव चैट में यस और नो में जवाब दें, फटाफट। क्या हम KCN या NaCN की जगह HCN का इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको लेवल चाहिए था ना, अब देखो मैं आपको लेवल बताता हूं। यस सर, नहीं सर, यस सर। कुछ बच्चे 50%, लगभग 50% यस बोल रहे हैं, लगभग 50% नो बोल रहे हैं। अब देखो ध्यान रखना, यहां पर HCl का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यहां पर HCN का इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्योंकि KCN और NaCN क्या होते हैं? लवण, जबकि HCN क्या है? दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल इतना ज्यादा दुर्बल है कि इसके द्वारा CN माइनस और H+ जो मिलेंगे वो बहुत ही नगण्य मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नगण्य, क्योंकि दुर्बल है, कमजोर है ये। अगर ये आयनित हुआ भी तो बहुत कम मात्रा में आयनित होगा, मतलब कि यहां से आने वाला CN माइनस जो होगा बहुत ही नगण्य होगा। मतलब कि अगर नगण्य CN माइनस यहां मिलेगा तो ये अभिक्रिया को तीव्र गति से नहीं करवाएगा, ये अभिक्रिया अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम HCN का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो HCN का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है और दुर्बल अम्ल से मिलने वाला CN माइनस बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में मिलता है, और इतना नगण्य है कि ये इस Cl का प्रतिस्थापन नहीं कर पाएगा। समझ में आया? समझ में आया? है ना बहुत शानदार चीज? किस किस को ये चीज बहुत बढ़िया लगी? मुझे लाइव चैट के अंदर कमेंट करके बता दो। क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत ही शानदार चीज हमने पढ़ी है? क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया में HCN का उपयोग नहीं होता है, क्यों? ऑप्शन 1 क्योंकि HCN विषैला है, ऑप्शन B क्योंकि HCN कसेला है, ऑप्शन C क्योंकि HCN प्रबल अम्ल है, ऑप्शन D क्योंकि HCN दुर्बल अम्ल है। क्योंकि HCN दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अगर ये दुर्बल अम्ल है तो CN माइनस बहुत ही नगण्य मिले, दुर्बल जो कि अच्छा खासा CN माइनस नहीं देता, और जब CN माइनस की मात्रा नगण्य होगी तो प्रतिस्थापन भी नहीं होगा। ठीक है सर, AgCN का नहीं कर सकते? नहीं, AgCN भी नहीं कर सकते। चलो ये भी बता देते हैं। एक बच्चे ने बोला सर AgCN कर सकते? नहीं, AgCN भी नहीं कर सकते, AgCN भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि AgCN इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि KCN एक आयनिक यौगिक है, NaCN एक आयनिक यौगिक है, और AgCN एक सहसंयोजक यौगिक है। और सहसंयोजक यौगिक है तो इससे कभी भी हमें CN माइनस नहीं मिलेगा। समझ में आया? समझ में आया? और आयनिक यौगिक है तो आयनिक यौगिक किस में टूट जाएगा? आयनिक यौगिक हमको K+ और CN माइनस उपलब्ध कराएगा, और जब CN माइनस नाभिक किस नहीं मिलेगा तो वो जाकर के आक्रमण करेगा। समझ में आया? क्लियर? चलो अब आगे की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन के जवाब मिल गए हैं। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा, वो एमाइड बताना है जो हाफमान ब्रोमाइड द्वारा प्रोपेनेमिन बनाता है। चलो, हाफमान ब्रोमेमाइड मतलब कि कौन सा क्रियाकारक?
ब्रोमीन प्लस KOH या NaOH। इससे हमको क्या बनाना है, प्रोपेनेमीन। तो ये लो प्रोपेनेमीन, प्रोपेनेमीन। समझ में आ गया। मुझे 3 कार्बन वाला एमीन बनाना है। हाफ मान ब्रोमेमाइड से मुझे 3 कार्बन वाला एमीन बनाना है। तो याद करो मैंने पिछली क्लास में क्या बोला था कि एक CO हाफ मान ब्रोमेमाइड से गायब हो जाएगा और NH2 जो है वो डायरेक्ट यहां के R समूह से लग जाएगा। मतलब कि अगर मुझे प्रोपेनेमीन चाहिए, मतलब कि 3 कार्बन वाला एमीन चाहिए, तो यहां पे एमाइड 4 कार्बन वाला लेना पड़ेगा। और इस एमाइड का नाम क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेनेमाइड। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि अगर मुझे हाफमान ब्रोमेमाइड से एमीन बनाना है, हाफमान ब्रोमेमाइड से एमीन बनाना है, तो हमेशा एमाइड से एक कम कार्बन वाली एमीन बनेगी। हाफमान ब्रोमेमाइड से एमीन एक कार्बन कम वाली बनती है। समझ में आ गया। इसका मतलब हाफमान ब्रोमेमाइड से अगर एमीन बनाना है तो जो एमाइड में कार्बन है, मान लो एमाइड में 6 कार्बन है तो यहां 5 कार्बन बनेंगे। मान लो एमाइड में 7 कार्बन है तो यहां 6 कार्बन बनेंगे। मान लो यहां 10 कार्बन है तो यहां पर 9 कार्बन बनेंगे। तो हाफमान ब्रोमेमाइड से बनने वाली एमीन एक कार्बन कम वाली बनती है, ये ध्यान रखना है। चलो अगला बेंजीनेमाइड। बेंजीनेमाइड क्या होता है, ये रहा बेंजीनेमाइड। यहीं पे आंसर लिख लेता हूं क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं। ठीक है, बेंजामाइड हो गया। इसकी हाफमान ब्रोमेमाइड के निम्नीकरण, अरे ये तो बहुत ही लल्लू पंजू क्वेश्चन हो गया। Br2NaOH। इसका मतलब ये CO यहां से गायब होगा तो NH2 डायरेक्ट लग जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। ये बन गया एनिलीन। इससे आंसर क्या आएगा, एनिलीन आएगा। क्लियर, क्लियर। चलो अब देखो, अब आपके लिए मैं बहुत ही जबरदस्त चीज लेकर के आया हूं। देखो आपने मुझे बोला ना तो मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया बेटा। देखो क्वेश्चनों का भरमार, मतलब कि आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूं उसमें ये अपचेन वाली विधियां, देखो अपचेन पढ़ रखा है ना, अपचयन से क्या आंसर आता है ये आपको आता है, आपको बताना है कौन सा प्रदान नहीं करते, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन, हाफमान ब्रोमेमाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया से कोविड-19 के अंदर नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है हाफमान ब्रोमेमाइड से। यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। चलो अगला कौन सा है, एसीटेमाइड। अरे यार एमाइड, एमाइड से एमीन बनाना है। ओ बहुत बढ़िया, हाफमान ब्रोमेमाइड, मतलब कि हाफमान ब्रोमेमाइड से नीट 2017 में क्वेश्चन आया, ये भी करना आपको। जबरदस्त। चलो 2015 में किससे क्वेश्चन आया, 2015 में क्या आया है, अच्छा नाइट्रोबेंजीन का अपचयन। अरे अपचयन तो पढ़ा दिया है गुरुजी ने, बहुत बढ़िया। थैलीमाइड की पोटेशियम लवण की क्लोर, अरे ये थैलीमाइड, थैलीमाइड किसमें था, थैलीमाइड तो सुना सुना लग रहा है, गैब्रियल थैलेमाइड। क्या था, गैब्रियल, तो गैब्रियल थैलेमाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड का अम्लीय जल अपघटन करके बताना मुझे, यह आप करना। और बेंजामाइड की ब्रोमीन, ब्रोमीन प्लस NaOH, बहुत बढ़िया। ब्रोमीन और NaOH, हाफमान ब्रोमेमाइड, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, पढ़ चुके हम। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में नहीं आए हैं लेकिन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेके आया हूं। आप देख सकते हैं ये हाफमान अमोनिया अपघटन में क्या निर्मित नहीं होता, ये करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, सारे क्वेश्चन करने, ये करना है। गैब्रियल अभिक्रिया में, गैब्रियल अभिक्रिया पे क्वेश्चन आया है, कैसा है ये देखो, ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये होमवर्क है, इस स्लाइड में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप होमवर्क करके लाना, मजा आएगा आपको। आपको टोटल 13 क्वेश्चन मैंने दिए। आप बोल रहे थे सर 10 से ज्यादा क्वेश्चन लेके आओ, 10 से ज्यादा मैं 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लेके आया, 13 क्वेश्चन लेके आओ, आप करो इसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कल से आगे की। चलो कल से आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक क्या, रासायनिक अभिक्रिया।
हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? रासायनिक अभिक्रिया। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। बताओ, कल हमने पहला रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिया था, क्षारीय प्रवृत्ति। हो गया था ना क्षारीय प्रवृत्ति? पक्का? चलो क्षारीय प्रवृत्ति पे एक तोड़ू क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, एक तोड़ू क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। चलो एक तोड़ू क्वेश्चन करते हैं क्षारीय प्रवृत्ति पे। लिखो, एक नहीं, इनफैक्ट दो क्वेश्चन, एक नहीं दो तोड़ू क्वेश्चन लिखो। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमीन की क्षारीयता का क्रम। एक तोड़ू क्वेश्चन लिखो आप, जलीय माध्यम में है, जहां पर R क्या है? जहां पर R दे रखा है एथिल समूह। ऑप्शन ए है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ऑप्शन बी 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ऑप्शन सी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। और ऑप्शन डी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो और एक और क्वेश्चन लिखो यहां पे, अभी आपको मजा आएगा। देखो आप बोलोगे सर ये हुआ क्वेश्चन जबरदस्त। क्वेश्चन में कंफ्यूजन कैसे आता है बच्चों को वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो कंफ्यूज कहां होगा बच्चा वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एमीन की क्षारीयता का क्रम गैसीय माध्यम में बताओ। वाह वाह, मजा आ गया। अब देखो, अब बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। देखो गैसीय माध्यम में क्या होगा। अभी आप खुद बोलोगे सर ये तो यार लाइफ बन गई, मतलब ये क्वेश्चन आ गया तो हमारा कंफ्यूजन ही दूर हो गया। देखो वापस से ऑप्शन वही, अभी आप खुद बोलेंगे ये बहुत शानदार क्वेश्चन मिल गया हमको। 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ऑप्शन सी 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। और ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो लिखा है यहां पे वही लिख लो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो दोनों का आंसर बताओ आप मुझे। जलीय माध्यम में क्रम क्या आएगा और गैसीय माध्यम में क्रम क्या आएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है ये बताइए। फर्स्ट का आंसर क्या लिखो? चलो कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी, बहुत बढ़िया। सेकंड का आंसर क्या लिखूं? सेकंड का आंसर क्या लिखूं? चलो सेकंड का आंसर क्या लिखूं? फर्स्ट का आंसर सी, सेकंड का आंसर क्या लिखूं? सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर क्या लिखें? सेकंड का आंसर, अब देखो सेकंड का आंसर अलग अलग बच्चे अलग अलग बता रहे हैं। कोई 1 बता रहा है, कोई 3 बता रहा है, कोई डी बता रहा है। चलो अब बताओ, अब कंफ्यूजन कैसे आता है? देखो ये जलीय माध्यम है और एक गैसीय माध्यम है। ध्यान रखना बेटा, एक तो गैसीय माध्यम है, एक जलीय माध्यम। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। जिसने आंसर ए लिखा वो बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा क्यों? ए आंसर मतलब कि ये 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ठीक है, चलो ऐसा क्यों देखो मैं बताता हूं। एक चीज ध्यान रखना बेटा, जलीय माध्यम में क्षारीयता 2 प्रभावों से देखी जाती है, प्लस आई प्रभाव और दूसरा त्रिविम बाधा। क्षारीय माध्यम, क्षारीयता की अगर बात करें जलीय माध्यम में तो इसको 2 प्रभावों के सम्मिलित प्रभाव के कारण देखा जाता है, एक तो प्लस आई और दूसरा त्रिविम बाधा। लेकिन गैसीय माध्यम में
अगर क्षारीयता बोली जाए तो केवल और केवल प्लस आई प्रभाव से देखी जाती है, केवल और केवल प्लस आई प्रभाव से देखी जाती है। इसका मतलब हमने जो कल पढ़ाई की थी, क्या पढ़ाई की थी कि अगर आर समूह एथिल हो तो 2 3 1 0 क्रम आएगा, और आर समूह मेथिल हो तो 2 1 3 0 क्रम आएगा। वो कौन से माध्यम में था बेटा? जलीय माध्यम में। वो कौन से माध्यम में था? जलीय माध्यम में, क्योंकि वहां पे मैंने लिखवाया था कि वहां जो क्रम आता है वो इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से आता है। ठीक है, इसका मतलब जब भी गैसीय माध्यम में बोला जाए तो आपको क्रम केवल प्लस आई से बताना है, और प्लस आई सबसे ज्यादा किसका होता है? 3 डिग्री का। उससे कम किसका होता है? 2 डिग्री। और सबसे कम किसका होता है? 1 डिग्री। इसीलिए जो ऑर्डर आएगा गैसीय माध्यम में वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में क्या आएगा? 1 डिग्री आएगा। अब बताओ, है ना शानदार चीज? कैसा लगा आपको? ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा बताओ? है आसान? क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन पता होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। चलो, ये हो गया क्षारीयता। अब दूसरा गुणधर्म, दूसरा गुणधर्म था इसमें, लिखो एल्किलीकरण। क्वेश्चन कठिन नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन भैया पता होना चाहिए हमको। ठीक है, चलो अब लिखो दूसरा एल्किलीकरण। इसको हम अंग्रेजी में लिखते हैं अल्काइलेशन। लिखो अल्काइलेशन। और इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई बताएगा कहां पढ़ लिया? अरे सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसी बातें कर रहे हो? कहां पढ़ लिया हमने? पढ़े हुए तो 2 दिन नहीं हुए और आप बोल रहे हो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल मैं बता चुका हूं आपको कि अगर आपको 1 डिग्री एमीन से 2 डिग्री एमीन बनाना है, और 2 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन बनाना है, 3 डिग्री एमीन से 4 डिग्री एमीन बनाना है, तो आप क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड को अधिकता में बार बार लेते जाओ। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एल्किलीकरण। समझ में? पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बता देता हूं इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो जो एमीन होता है उसकी क्रिया हम करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। तो हाइड्रोजन के साथ कौन मिल जाएगा? हेलोजन। तो HX निकल जाएगा, और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कौन कर देगा? R। तो ये 2 डिग्री बन गया। पढ़ा था ना कल हमने? तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसने कर दिया? R समूह ने। इस R समूह को क्या बोलते हैं? एल्किल समूह। इसका मतलब जब भी एमीन के हाइड्रोजन को, जब भी एमीन के नाइट्रोजन पर लगे हाइड्रोजन को आर समूह प्रतिस्थापित कर दे, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं एल्किलीकरण। क्या बोलते हैं? एल्किलीकरण। नाइट्रोजन पर लगे H का आर समूह द्वारा प्रतिस्थापन, इसको क्या बोलते हैं? एल्किलीकरण। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। यस सर, एल्किल हैलाइड एक्सेस में लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ में आ गया। तो एल्किलीकरण का मतलब क्या है? देखो, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण तो हाइड्रोजन को किससे प्रतिस्थापित करना है? एल्किल समूह से। एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करोगे तो एल्किलीकरण होगा। ऐसा ही एक शब्द होता है, ऐसा ही एक शब्द होता है तीसरी अभिक्रिया में, जिसको बोलते हैं एसिलीकरण, असाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एसिलीकरण। भाई एल्किलीकरण में आर समूह हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, जबकि एसिलीकरण में हाइड्रोजन को एसाइल समूह प्रतिस्थापित करेगा। कौन प्रतिस्थापित करेगा? एसाइल समूह प्रतिस्थापित करेगा। ये रहा एसाइल समूह, एसाइल समूह। तो अगर कोई बोल दे क्या है एसाइल समूह, तो ये रहा, ये लो एसाइल समूह। एसाइल समूह ये आ जाएगा, ये एसाइल समूह, ये लो, ये एसाइल समूह या एसिल समूह, जो भी बोलते हो। तो
एल्किलीकरण का मतलब क्या? जब हाइड्रोजन को एल्किल समूह प्रतिस्थापित करे। एसिलीकरण क्या? जब हाइड्रोजन को एसाइल समूह प्रतिस्थापित करे, इसको एसिलीकरण बोलेंगे। बताओ क्या कठिन लग रहा है आपको? अब ये मत बोलना कि लेवल बहुत हल्का है अब ये मत बोलना कि लेवल बहुत हल्का है। जो लेवल बुक में दे रखा है वही लेवल पढ़ा रहा हूं, जो नीट के सिलेबस में वही चीज पढ़ा रहा हूं। कुछ और नहीं पढ़ा सकता, कुछ और है ही नहीं। जो सिलेबस में होगा वही पढ़ाऊंगा। यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आया? इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं एसिलीकरण। ये एसिलीकरण है। यहां तक समझ में आया? ठीक है। लेकिन अब इसकी क्रियाविधि क्या है? इसको करना कैसे है? इसको करना कैसे? ये करेंगे कैसे? तो एल्किलीकरण करने के लिए हम एल्किल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एसिलीकरण करने के लिए हम एसिल हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं बता देता हूं। एल्किलीकरण ये करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्किल हैलाइड का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एल्किल हैलाइड का। क्या करता है ये? तो ये क्या करता है ये? तो ये एमीन के हाइड्रोजन की जगह आर समूह लगाता है। H हटेगा, R लेगा, एल्किलीकरण हो गया ये। तो एसिलीकरण में क्या होगा? यहां पे एल्किल हैलाइड लिया था तो यहां पे एसिल हैलाइड हो जाएगा। एल्किल हैलाइड लोगे तो एल्किल समूह लगेगा, एसिल हैलाइड लोगे तो क्या लगेगा? तो हाइड्रोजन की जगह एसिल समूह लग जाएगा। ये लो भैया, करना क्या है? इसका मतलब एसिलीकरण किससे करेंगे? एसिलीकरण एसिल क्लोराइड से करेंगे। एल्किलीकरण एल्किल हैलाइड से करते हैं, तो एसिलीकरण एसिल हैलाइड से करेंगे। बताओ भाई, एल्किलीकरण करते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड क्या देता है? एल्किल समूह देता है। तो वैसे ही एसिलीकरण किससे करेंगे? एसिल हैलाइड से करेंगे। एसिल हैलाइड क्या देगा? एसिल समूह देगा। अभी बताऊंगा कैसे होगा। अभी क्रियाविधि बताऊंगा पूरी। चलो अब इसकी पूरी क्रियाविधि देखते हैं। चलो एसिलीकरण होता कैसे? तो ये लीजिए, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किससे करना है? एसिल समूह से। किससे करना है? एसिल समूह से। और एसिल समूह कौन देगा? एसिल हैलाइड। क्या देगा? एसिल हैलाइड। तो ये लो, एल्किलीकरण करना था तो यहां पे हमने लिया था एल्किल हैलाइड, लेकिन हमें एल्किलीकरण नहीं करना है। अब हमको क्या करना है? एसिलीकरण। तो एल्किल हैलाइड की जगह हम लेंगे एसिल हैलाइड। क्या लेंगे? एसिल हैलाइड। तो ये लो भैया, एसाइल हैलाइड। समझ में आया? चलो तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन किसके साथ क्रिया करेगा? फिर से Cl के साथ। एल्किल हैलाइड में भी हाइड्रोजन X के साथ जुड़ जाएगा। यहां पर भी हाइड्रोजन जो होगा वो हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा, HCl बनाएगा। तो ये एसिल समूह लग जाएगा इसके साथ, RNHCOR। ये बन गया आपका एसिल समूह लग गया, मतलब कि हाइड्रोजन को एसिल समूह ने प्रतिस्थापित कर लिया। चलो इसके उदाहरण देखते हैं। आ जाओ उदाहरण 1। तो CH3NH2 प्लस ClCO क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं एसाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसाइल क्लोराइड। क्या होगा? यहाँ पे H के साथ Cl मिल जाएगा, H के साथ Cl मिलेगा तो HCl बनेगा। हाइड्रोजन की जगह कौन आएगा? CH3CO। यहाँ आ जाएगा CH3NHCO बताओ हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? हाइड्रोजन की जगह ये एसाइल समूह आ गया। इसका आईयूपीएसी नाम बता दो जरा।
इसका आईयूपीसी नाम बता दो जरा, कौन बताएगा आईयूपीसी नाम? आईयूपीसी तो सीख लिया है ना आप लोगों ने, आपके सर ने पढ़ा दिया ना आईयूपीसी, तो अब तो बता दो इसका आईयूपीसी नाम बताओ। क्या आएगा आईयूपीसी नाम? जवाब नहीं है? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, है क्या जवाब दिया? एन मेथिल, हाँ ये बताना है ना यार, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कल मैंने आपको क्या बताया था, एन पर जो, वेरी गुड सही बताया, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। एन पर प्रतिस्थापित क्या लगा हुआ है? मेथिल, तो एन मेथिल, वेरी गुड शाबाश। और कितने कार्बन की श्रृंखला है? 1 और 2, 2 कार्बन की श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं? एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। और भैया क्रियात्मक समूह कौन सा है? एमाइड, तो एथेनेमाइड, वेरी गुड। कई बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एन मेथिल एथेनेमाइड। चलो एक उदाहरण और लिखेंगे, उदाहरण नंबर 2। चलो ये करके बताओ, CH3NH प्लस ClCO C6H5। चलो जो भी उत्पाद बनेगा उसका आईयूपीसी नाम बताओ मुझे। चलो जो भी उत्पाद बनेगा उसका आईयूपीसी नाम बताओ मुझे। जो भी उत्पाद बनेगा उसका आईयूपीसी नाम बताओ। क्या करेंगे? H और Cl निकल जाएंगे, CH3NH CO C6H5। क्या बोलते हैं इसको? सर CO तो कीटोन होगा ना। अरे नालायक, CO कहां कीटोन है? ये केवल CO नहीं है, CO के साथ NH है। CO के साथ जब भी NH होगा तो उसको, देखो बेटा एक चीज ध्यान रखो, ये देखो एक चीज सुन लो, अगर ओनली CO होगा तो इसको कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोन। लेकिन CO के साथ यहां पर नाइट्रोजन है, क्या है? CO के साथ नाइट्रोजन होगा तो इसको अमाइड बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? अमाइड। ध्यान रखना, CO के साथ नाइट्रोजन होगा तो अमाइड बोलेंगे। हाँ चलो क्या लिखा? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या हुआ? नाइट्रोजन पे क्या है? मेथिल। तो देखो नाइट्रोजन पे लगाओ मेथिल, एन मेथिल बेंजामाइड। वेरी गुड बेटा, एन मेथिल बेंजामाइड। नोट कर लो, ये बेंजिल और ये एमाइड, बेंजिल प्लस एमाइड क्या होगा? बेंजामाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लो। यहां तक समझ में आ गया? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, समझ में आ गया? चलो अच्छा, अब ये उदाहरण 2 जो है ना, इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इस अभिक्रिया को हम बेंजोइलेशन भी बोलते हैं बेटा। ये जो रिएक्शन है इसको हम बेंजोइलेशन भी बोलते हैं। बताऊंगा क्यों, बताऊंगा क्यों। एक बार ये लिखो, इस अभिक्रिया को बेंजोइलेशन भी बोलते हैं। बेंजोइलेशन, बेंजोइलीकरण, इसको हम बेंजोइलीकरण भी बोलते हैं। अभी बताऊंगा क्यों इसको हम बेंजोइलीकरण भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा क्यों। क्योंकि इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। अब ये एसिल क्लोराइड नहीं है, इसको हम बोलते हैं एसिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं बेंजीन होने के कारण बेंजोइल क्लोराइड। इसका मतलब जब भी आप एमीन के हाइड्रोजन को बेंजोइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे तो अभिक्रिया एसिलीकरण को ना बोल करके बेंजोइलीकरण या बेंजोइलेशन बोलेंगे। मतलब कि आप यहां लिखेंगे, जब भी एमीन के नाइट्रोजन पर लगे
H को बेंजोइल समूह, इसको बोलते हैं बेंजोइल समूह। प्रतिस्थापित करे, प्रतिस्थापित कर दे तो इस अभिक्रिया को बेंजोइलीकरण या बेंजोइलेशन कहते हैं। अब बताओ, मेरे ख्याल से भेजे में गया होगा, भेजे में गया। हाँ, अब किसी ने कुछ लिखा है, मैं एक बार देखा। सर फेनिल एमाइड नहीं लिख सकते क्योंकि प्रतिस्थापी समूह। नहीं बेटा, नहीं बेटा, इसको फेनिल एमाइड नहीं लिख सकते, इसको फेनिल एमाइड नहीं लिख सकते, इसको फेनिल एमाइड नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर आप कहीं पर भी शब्द फेनिल का इस्तेमाल करते हो तो फेनिल शब्द तब इस्तेमाल होता है जब बेंजीन प्रतिस्थापी के रूप में हो। किसके रूप में हो? प्रतिस्थापी। लेकिन यहां पर नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी कौन लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है, ना कि फेनिल लगा हुआ है। अगर नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी फेनिल होता तो हम यहां पर लिखते एन फेनिल बेंजामाइड, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन पर प्रतिस्थापी कौन है? मेथिल। तो ध्यान रखें, जब भी बेंजीन वलय प्रतिस्थापी की तरह इस्तेमाल होगी तभी हम फेनिल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर प्रतिस्थापी के रूप में बेंजीन वलय नहीं है, यहां पर प्रतिस्थापी के रूप में मेथिल है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एन मेथिल, ना कि एन फेनिल। समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ जाएं। यह हो गई आपकी अभिक्रिया नंबर तीसरी पूरी। पहला क्षारीय प्रवृत्ति, दूसरा एल्किलीकरण और तीसरा एसिलीकरण। सर सीओ वाले कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। कौन सा कार्बन है बेटा? सीओ वाला कौन सा कार्बन? ये। अरे बेटा, इस पूरे समूह को ही हम बोलते हैं बेंजोइल समूह। आईयूपीएससी के अंदर इस पूरे समूह का नाम होता है बेंजोइल समूह। देखो मैंने क्या लिखा है, इधर देखो, इधर देखो। इस पूरे समूह को हमने क्या नाम दिया? देखो, बेंजोइल समूह। इसको काउंट करके ही हमने इसको बेंजोइल समूह लिखा, क्योंकि अगर मैं इसका नाम बोलना चाहता हूं तो ये तो फेनिल समूह होता है। अगर प्रतिस्थापी है तो फेनिल समूह, लेकिन यहां पर फेनिल समूह नहीं है, यहां पर ये वाला समूह है C6H5। अगर केवल C6H5 प्रतिस्थापी होगा तो फेनिल समूह, और अगर C6H5 नहीं है, उसके साथ में C6H5CO भी है, तो इसको बोलते हैं बेंजोइल समूह। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजोइल समूह। समझ में आया? क्लियर? तो ध्यान रखना, बेंजोइल हम तभी लिखते हैं जब हम इसके साथ किसको शामिल करते हैं? CO को शामिल करते हैं। और अगर मैं CO को शामिल नहीं करूंगा तो इसको हम फेनिल बोलेंगे। और फेनिल कब इस्तेमाल करते हैं? जब बेंजीन वलय प्रतिस्थापी की तरह हो। किसकी तरह? प्रतिस्थापी। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये हो गया आपका एसिलीकरण और बेंजोइलीकरण। चलो अब अभिक्रिया नंबर 4 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अंग्रेजी में भी लिख लेना, कार्बिल एमीन रिएक्शन। ठीक है? सर C6H5 की जगह C2H5 ले लिए तो बेटा वो एसिलीकरण में काउंट होगा। ठीक है? एक बच्चे का और डाउट है, मैं बताता हूं कि अगर सर यहां पर C6H5 की जगह C2H5 ले लिया तो फिर उसको हम बेंजोइलीकरण में काउंट नहीं करते, फिर हम उसको एसिलीकरण में ही काउंट करेंगे। देखिए यहां पे मैंने आपको बता रखा है, कहां गया ये देखो। जब भी यहां पे CO के साथ R समूह हो, CO के साथ R हो, अब R यहां पे कुछ भी हो सकता है, मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो इसको हम एसिलीकरण में ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर R की जगह यहां पर बेंजीन आ जाए तो इसको हम किस में काउंट करते हैं? बेंजोइलीकरण में काउंट करते हैं। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ जाए। यार आज आप लोगों की स्पीड इतनी स्लो क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? दूसरा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? तो पहले तो इसके लिए एक पॉइंट लिखो,
इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ बिल्कुल, मतलब सर केवल C6H5 में ही कहेंगे। हाँ बेटा, अगर C6H5 होगा तभी हम बेंजोल, C6H5 के साथ जब CO होगा तभी हम बेंजोल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम बेंजोल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिखो यह अभिक्रिया, लिखो यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन ही प्रदान करते हैं। इसका मतलब 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एमीन यह अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। सर आर कितने कार्बन की ले सकते हैं? आप चाहो उतने कार्बन की आर ले सकते हो बेटा, ठीक है। यार आप ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हो? सर आर की जगह एथिल ले सकते हैं, सर आर की जगह कितने कार्बन ले सकते हैं? अरे भैया आर की जगह कितने भी कार्बन ले सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि आर सीओ में आर की जगह अगर बेंजीन आ जाए तो CS वो क्या बन जाएगा? C6H5CO, तब बेंजोल हो जाएगा। बाकी ऐसा एसाइलेशन हो जाएगा, एसिलीकरण हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? लिखो, ये लिखो, यह अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन ही प्रदान करता है, 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन प्रदान नहीं करता। चलो अब ये अभिक्रिया क्या है, लिखो लिखो RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, टेम्परेचर RnC प्लस 3KCl प्लस 3H2। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा इस टॉपिक पर? हाँ देखो, पहली बात तो बेंजोइलेशन और एसिलीकरण पर नीट एग्जाम में क्वेश्चन तो आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन 12th बोर्ड में आता है इस पर क्वेश्चन, और 12th बोर्ड में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। बेंजोइलेशन की अभिक्रिया क्या है लिखिए। आपने पूछा ना सर क्वेश्चन कैसा आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं क्लियरली, नीट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता तो मैं आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन करवाता। लेकिन 12th बोर्ड का अगर कोई बच्चा है तो मैं बताता हूं बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एसिलीकरण की अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो एसिलीकरण की अभिक्रिया क्या है वो बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है बेंजोइलीकरण या बेंजोइलेशन अभिक्रिया क्या है, उस पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या है वो मैंने बता ही दिया। क्या हो जाएगी टिप्पणी कि जब भी एमीन के नाइट्रोजन पर लगे हाइड्रोजन को बेंजोइल समूह प्रतिस्थापित कर दे तो बेंजोइलीकरण हो जाएगा। जब भी एनिलिन या एमीन के नाइट्रोजन पर लगे हाइड्रोजन को एसिल समूह प्रतिस्थापित कर दे तो एसाइलीकरण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब क्वेश्चन जिससे बनता है, वो ये रहा, इसको करिए इंपॉर्टेंट। बताऊंगा इस पे क्वेश्चन क्या बनता है, लिखिए इसको इंपॉर्टेंट करिए। चलो अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये तो रही अभिक्रिया, यहां जो यौगिक बनता है इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। पहले तो आपको अभिक्रिया याद होनी चाहिए, तो ये अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन ही क्रिया करेगी, और 1 डिग्री एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में होती है। क्षार आप KOH भी ले सकते हो, क्षार आप NaOH भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। क्षार KOH NaOH में से कुछ भी ले सकते हो। सर ये RNC समझ नहीं आया। अरे भैया समझ में तो तब आएगा ना जब मैं समझाना चालू करूंगा। सर मैकेनिज्म बता दीजिए। एक बोल रहा सर RNC समझ नहीं आया, एक बोल रहा मैकेनिज्म बता दीजिए। अरे भैया मुझे पढ़ाना, अभी मैंने रिएक्शन लिखा है ना, क्या मैंने समझाना चालू कर दिया इस टॉपिक को? सब्र नहीं है आप लोगों में, पेशेंस।
पेशेंस का खेल है डॉक्टर बनना, पता है आपको। आपके अंदर जितना ज्यादा पेशेंस होगा ना, उतना ही आपके अंदर डॉक्टर बनने की काबिलियत ज्यादा है। तो मैकेनिज्म भी आएगी और ये RNC समझ नहीं आया वो भी आएगा, दोनों आएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, सभी बातों का हम जवाब देंगे एक एक करके, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले तो आप ये अभिक्रिया देखिए, पहले तो आपको ये अभिक्रिया देखनी है, ठीक है। अभिक्रिया क्या क्या हो रही है, तो आपको ध्यान रखनी है 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार की उपस्थिति में करवाने पर आइसोसाइनेट का निर्माण होना ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया है, ठीक है। पहली बात तो यहां पर जो बनता है ना ये आइसोसाइनेट, इसकी जो गंध होती है वो अरुचिकर गंध होती है। अब अरुचिकर गंध मतलब कैसी गंध, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अरुचिकर गंध मतलब कैसी गंध, जैसे मान लो आपने, मुझे समझाना तो चालू करने दो यार, आप उसके पहले ही क्वेश्चन पूछोगे, समझाना चालू तो करने दो यार, अब तो समझाना चालू करूंगा। तो अरुचिकर गंध का मतलब कैसी गंध, सुनो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसी वस्तु होती है जिनको हम फ्रिज में रख दें, कुछ कुछ खाने का आइटम ऐसा होता है जिसको अगर हम फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में रखने पर, ज्यादा लंबे समय तक रखने पर वो थोड़े दिन बाद बदबू देता है। ऐसा कभी किसी के फ्रिज में हुआ है कभी? हाँ, उसको फाउल स्मेल बोलते हैं। ये अरुचिकर गंध को अंग्रेजी में बोलते हैं फाउल स्मेल। क्या कभी किसी ने ऐसी गंध महसूस की है कि कोई आपने खाने का आइटम फ्रिज में रख दिया हो, उसमें मॉइस्चर, नमी लग गई और आप 3, 4, 10 दिन बाद आप देखो तो उसमें से गंध आने लग जाती है, बड़ी गंदी सी स्मेल, उसको बोलते हैं फाउल स्मेल। तो ये अरुचिकर गंध कौन सी है कि आपने कोई खाने का आइटम फ्रिज में रख दिया, 15-20 दिन आप कहीं बाहर चले गए, घूमने फिरने चले गए, आपने घर आकर के देखा, जैसे कि मेरे साथ हो चुका है। और पुदीना आता है ना, पुदीना आता है, धनिया के पत्ते मैं 20 दिन तक फ्रिज के अंदर रख करके चला गया, उसमें फफूंदी लग गई। क्या लग गई? फफूंदी, वो बासने लग गया। वो अरुचिकर गंध होती है बेटा, उसको बोलते हैं फाउल स्मेल। तो ध्यान रखना, ये जो आइसोसाइनाइड बनता है इसकी भी गंध वैसी ही होती है कि अगर आपने खाने के आइटम को फ्रिज में रख दिया लंबे समय तक, 20-25 दिन तक, तो बहुत ही गंदी स्मेल करता है। वो जैसी स्मेल है उसी को बोलते हैं अरुचिकर, फाउल स्मेल, वो वाली स्मेल। समझ में आया? चलो, तो ये बनता है, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसा आता है, मैकेनिज्म भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखो पहले। तो मैकेनिज्म से पहले क्वेश्चन लिखो निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बिल एमीन परीक्षण देता है? ऑप्शन ए CH3NH2, ऑप्शन बी CH3NO2, ऑप्शन सी CH3CN और ऑप्शन डी CH3CONH2। ये क्वेश्चन करिए बेटा आप। फिर क्वेश्चन 2 लिखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और फिर क्वेश्चन 2 लिखिए, मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ठीक है, लिखिए। कौन सा यौगिक, इसमें लिखिएगा कौन सा यौगिक, हाँ, CH3NC का कार्बिल एमीन परीक्षण द्वारा निर्माण करता है। चलो, इसमें ऑप्शन लिखिए आप। ऑप्शन ए CH3CH2NH2, ऑप्शन बी लिखिए CH3NO2, ऑप्शन सी लिखिए CH3NH2,
और ऑप्शन डी लिखिए CH3Cl। चलिए पहले तो आप इन दो क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे। चलो पहले फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? चलो पहले का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, फर्स्ट का आंसर है ए। अब दूसरे का आंसर बताओ। बताओ दूसरे का आंसर बताओ। दूसरे का आंसर क्या है? दूसरे का आंसर सी। दूसरे का आंसर सी। बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान रखना, कार्बिल एमीन परीक्षण पहली बात तो कौन देता है? मैं आपको बता चुका हूं कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है। कार्बिल एमीन परीक्षण कौन देता है बेटा? कार्बिल एमीन परीक्षण देता है 1 डिग्री एमीन। कौन देता है? 1 डिग्री एमीन। बताओ यहां पे 1 डिग्री एमीन कौन सा? ये रहा, ये रहा आपका 1 डिग्री अमाइन। क्या ये अमाइन है? नहीं है। क्या ये अमाइन है? नहीं है। क्या ये अमाइन है? नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर तो आ जाएगा 1 डिग्री एमीन, मतलब कि ए आ जाएगा। चलो दूसरा क्या है? कौन सा यौगिक CH3NC का कार्बिल एमीन परीक्षण द्वारा निर्माण करता है? अब यहां ध्यान से देखो, इधर देखो। अगर मुझे CH3NC बनाना है, क्या बनाना है? CH3NC, तो R की जगह क्या आएगा? CH3 आएगा, और यहां पे R की जगह क्या आएगा? CH3 आएगा। मतलब कि ध्यान रखना, अगर मुझे यहां पे CH3NC बनाना है, R की जगह एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप चाहिए, तो यहां पर भी R की जगह मुझे एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां पे एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है तो यहां पे भी R की जगह एक कार्बन आएगा। अगर यहां 2 कार्बन वाला है तो यहां पर भी R की जगह 2 कार्बन आएगा। यहां पे 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है तो यहां पे भी R की जगह 3 कार्बन वाला आएगा। इसका मतलब यहां देखो, इसका तो यहां देखो, यहां पे R की जगह कितने कार्बन है? यहां पे R की जगह 1 कार्बन है। इसका मतलब यहां तो एमीन में 2 कार्बन है। ये 1 डिग्री तो है, लेकिन कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। ये तो हो ही नहीं सकता नाइट्रो। यहां पे भी ये 1 डिग्री तो है, लेकिन कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो ध्यान रखना, 1 डिग्री भी हो और उत्पाद में R समूह में जितने कार्बन हो, क्रियाकारक में भी R समूह में उतने ही कार्बन होने चाहिए। अगर यहां 1 कार्बन है तो यहां पर भी 1 कार्बन होना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखो। अब आपको मैं बताता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। लिखो, निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती कार्बिल एमीन परीक्षण बनाता है? चलो इसका आंसर बताओ। ए कार्ब धनायन, बी कार्ब ऋणायन, सी कार्बीन, और डी मुक्त मूलक, कार्बन मुक्त मूलक। मुक्त मूलक। चलो क्या आंसर आएगा इसका बताओ। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आंसर आएगा इसका? निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती कार्बिल एमीन परीक्षण बनाता है? निम्न में से कौन सा मध्यवर्ती कार्बिल एमीन परीक्षण बनाता है? क्या आंसर आएगा इसका? आपको लेवल चाहिए था ना? चलो अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का लेवल। इसका आंसर है, क्या आएगा? इसका आंसर है बेटा सी। क्या है इसका आंसर?
सी। अब इसका आंसर सी कैसे है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कहां पर, मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, मैकेनिज्म में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं मैकेनिज्म बताऊंगा, जब जरूरत होगी तो मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। अब हमको जाना पड़ेगा क्रियाविधि में। चलो शुरू करें क्रियाविधि। तो ये है क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का ये लेवल है। अब इस लेवल को समझने के लिए हमको क्रियाविधि में जाना पड़ेगा। चलिए क्रियाविधि क्या है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले क्या, 1 डिग्री एमिन। क्या बनाएंगे, 1 डिग्री एमिन। ठीक है, चलो इसकी क्रिया हमको किससे करवानी है, हमको इसकी क्रिया करवानी है क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ। किसके साथ करानी है, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ करानी है। ठीक है, चलिए आप मुझे बताओ, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कहीं आपको क्षार दे रखा है तो क्षार की प्रवृत्ति होती है वो सामने वाले यौगिक से क्या निकालता है, H+ निकालता है। क्या निकालता है, H+। मतलब कि जो क्षार होगा वो अम्ल से क्या निकालेगा, H+। मतलब कि यहां का OH- यहां के H+ को बाहर निकालेगा। इसका मतलब ये तो हो जाएगा CCl3- और जो H+ यहां से निकलेगा वो OH- के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा H2O। और इस CCl3- के साथ कौन लग जाएगा, K+, ये बन जाएगा। ये समझ में आया। तो सबसे पहले पद में क्या होगी, अम्ल क्षार अभिक्रिया। क्या होगी सबसे पहले पद में, अम्ल क्षार अभिक्रिया। क्षार क्या करेगा, अम्ल से H+ खा जाएगा। क्षार क्या करेगा, अम्ल से H+ खा जाएगा। जैसे यहां से H+ निकलेगा तो क्या बच जाएगा, CCl3-, CCl3-। H+ जाकर के OH- से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्लियर। चलो अब बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं आगे की। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, अरे यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब क्या बन चुका है, K+ CCl3-, मतलब कि यहां पर CCl3- आयन निर्मित हो चुका है, K+ CCl3-। यहां पर अगर आपने गौर किया हो तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने अभिक्रिया में टेम्परेचर लिया है बेटा। देखो ध्यान से देखो, यहां पे हमने क्या ले रखा है, टेम्परेचर। क्या ले रखा है, टेम्परेचर। उच्च ताप पर ये जो मूलक है इसमें से क्या निकल जाएगा, Cl- निकल जाएगा। उच्च ताप पर इसमें से क्या निकल जाएगा, एक Cl- निकल जाएगा। जैसे ही एक Cl- निकलेगा तो ये बन जाएगा CCl2। क्या बन जाएगा, CCl2, क्योंकि यहां से अगर एक Cl- निकलेगा तो ये बन जाएगा CCl2। इसी स्पीशीज को, इसी प्रजाति को हम बोलते हैं बेटा कार्बिन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कार्बिन। इसकी संरचना क्या है, तो देखो कार्बन, Cl, Cl, Cl। इस पर आवेश क्या है, माइनस। क्या आवेश है, माइनस। यहां से हमको क्या निकालना है, यहां पर ये बंध युग्म को लेकर के कौन निकल जाएगा, Cl। तो बंध युग्म को लेकर के निकल गया कौन, Cl। तो एक Cl- निकल गया तो यहां पे बच जाएगा CCl2। क्या बच जाएगा बेटा, CCl2। इसको हम बोलते हैं बेटा कार्बिन। क्या बोलते हैं, कार्बिन। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी, कार्बिन। क्योंकि यहां पे मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बिन बनता है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस अभिक्रिया में कौन सा मध्यवर्ती बनता है, वो क्रियाविधि से समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा, क्रियाविधि से। बन गया कार्बिन। अब क्या होगा, चलो अब बात करते हैं आगे की। ये तो कार्बिन बन गया बेटा,
क्या बन चुका है? कार्बन बन गया। ठीक है, चलो अब कार्बन क्या करेगा? अब हमारे पास था 1 डिग्री एमीन, ये रहा 1 डिग्री एमीन। ये 1 डिग्री एमीन जो होगा वो इस कार्बिन पर अभिक्रिया करेगा। किस पर? कार्बिन पर। समझ में आया? ये जो अणु है कार्बिन मध्यवर्ती है। इस कार्बिन की संरचना अगर आप देखेंगे तो कार्बिन के पास कितने क्लोरीन है? कार्बिन के पास 2 क्लोरीन है। कितना एकाकी युग्म है? 1 एकाकी युग्म है। तो इसका मतलब कितना रिक्त कक्षक होगा? 1 रिक्त कक्षक होगा। इसका मतलब यहां पे क्या होगा? रिक्त कक्षक। क्या होगा? रिक्त कक्षक। और अगर किसी के पास रिक्त कक्षक है तो उस प्रजाति को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या हो? क्षमता। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? जिसके पास में रिक्त कक्षक होगा। इसके पास रिक्त कक्षक होगा तो ये वाले भाई साहब क्या करेंगे? ये वाले भाई साहब कार्बन का जो रिक्त कक्षक है उस रिक्त कक्षक में इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। कौन? ये वाला भाई साहब जो है, इसका जो एकाकी युग्म है, ये एकाकी युग्म इसके रिक्त कक्षक में दान करेगा। जो एकाकी युग्म का दान करता है उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही। और जिसके पास रिक्त कक्षक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो ये व्यक्ति तो ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा और ये व्यक्ति ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा वो नाभिक स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है और जरूरत पूरी कौन करेगा? एमीन करेगा। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? अब बताओ, तुमको लेवल चाहिए था, ये लो लेवल। चलो तो अब हम क्या करेंगे? ये लोन पेयर यहां जाएगा तो ये देखो क्या बन गया। बताओ अब क्या बन गया? क्या बन गया? देखो R N कितने हाइड्रोजन है? H2। अगर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देता है तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा? प्लस। किससे बंध बना रहा है? कार्बन से। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? 2। तो ये लो 2 क्लोरीन। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? अरे यहां तक समझ में आया? चलो अब आगे क्या होगा? तो अब आगे बहुत ही अच्छा काम होगा। कैसे होगा बहुत अच्छा काम? क्योंकि आप देखो यहां पे ध्यान से 2 हाइड्रोजन है। यहां पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ये रहे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? 1 हाइड्रोजन एक Cl के साथ मिलकर के किस रूप में निकलेगा? HCl के रूप में। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा R। नाइट्रोजन पे क्या है? प्लस। अभी भी 1 हाइड्रोजन रह जाएगा, 1 Cl निकल गया तो C पे क्या था? माइनस। यहां पर अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहां क्या आएगा? डबल बॉन्ड। और ये क्या आ जाएगा? 1 Cl। ऐसे बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से यहां पे क्रियाविधि ध्यान रखना और अच्छे से लिखना है। तो ये लो, आप इसको और अच्छे से बताना चाहते हो तो ये लो, मैं आपको बताता हूं और अच्छे से। ये लो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? HCl। तो ये लो, 1 हाइड्रोजन यहां से बंध तोड़ेगा और Cl यहां से निकल जाएगा। तो यहां से बंध टूटेगा तो यहां क्या आएगा? द्विबंध। तो देखो ये वाला बंध जैसे ही तोड़ोगे तो यहां पे द्विबंध, ये H निकल गया, यहां द्विबंध आ गया, ये द्विबंध आ गया। यहां से Cl निकल गया, ये Cl निकल गया। समझ में आ गया? चलो अब क्या करें? क्या एक और HCl निकल जाएगा? हाँ गुरुजी बिल्कुल निकल जाएगा, एक और HCl निकल जाएगा। ये लो, एक और HCl निकल जाएगा। फिर से ये H बंध तोड़ेगा, यहां पे डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? त्रिबंध हो जाएगा और यहां से क्या निकल जाएगा? Cl। मतलब कि क्या बन चुका है? R N नाइट्रोजन पे प्लस, यहां पर त्रिबंध आ चुका है, यहां पर C है और यहां पर माइनस है। क्या निकल गया? HCl। बन गया आइसोसाइनाइड RNC। अब बताओ, अब बताइए, आइसोसाइनाइड बना और इसी की होती है अरुचिकर गंध।
अरुचिकर गंध, ये देता है अरुचिकर गंध। ये समझ में आया? देख लो, ध्यान से देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमें पता है कि अगर अम्ल क्षार उपस्थित होंगे तो सबसे पहले अम्ल क्षार की अगर अम्ल क्षार उपस्थित होंगे तो सबसे पहले अम्ल क्षार की अभिक्रिया होगी, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, यहां से H+ निकलेगा। अगर H+ निकलेगा तो कार्बन पे क्या आएगा? माइनस आएगा। कार्बन पे माइनस आ गया और माइनस के साथ क्या लग जाएगा? पोटेशियम प्लस। OH माइनस H+ से मिलेगा तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ये रहा पानी। चलो क्या बन गया? CCl3 माइनस। ये CCl3 माइनस जो है, ये CCl3 माइनस उच्च ताप पर, क्योंकि अगर ताप उच्च होगा तो बंध टूट जाता है। बंध अगर टूट जाएगा तो उच्च ताप पर एक सील यहां से निकल जाएगा, CCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CCl2। इसकी संरचना ये रही, इसकी संरचना कार्बिन की संरचना ये रही। इसको हम कार्बिन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कार्बिन। कार्बिन के पास क्या है? कार्बिन के पास 2 क्लोरीन है यहां और एक एकाकी युग्म है, मतलब कि एक बंध ये, एक बंध ये, एक ये, मतलब कि यहां पे एक रिक्त कक्षक आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण हो सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसके पास क्या है? रिक्त कक्षक। क्योंकि यहां रिक्त कक्षक है इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करेगा, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन से कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 6 + 2 8 हो जाएंगे, अष्टक पूर्ण, और इसको मिल जाएगा स्थायित्व। तो यही हो रहा है भैया, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ये रिक्त कक्षक है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा और कार्बन पर माइनस आएगा। कार्बन पर माइनस आएगा। ये H बंध तोड़ेगा, Cl निकलेगा, HCl। फिर से H बंध तोड़ेगा, Cl, ये बन गया आइसोसाइनेट। ठीक है, समझ में आया? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? चलो अब मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारिक चीज बताता हूं इसमें। अब यहां पर एक बहुत ही चमत्कारिक चीज बताता हूं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, क्या यहां पे 2 डिग्री एमीन, हमने बोला 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन अभिक्रिया नहीं करती। थोड़ा सोचिए, 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया द्वारा आइसोसाइनाइड क्यों नहीं बनाती? आंसर बताइए, देख के आंसर बताइए। अगर 2 डिग्री एमीन होगा तो यहां पे आइसोसाइनाइड क्यों नहीं बनेगा? मेरे ख्याल से अब आपको आंसर समझ में आना चाहिए। सोचो, अगर ये 2 डिग्री एमीन होगा तो यहां पे 2 हाइड्रोजन की जगह एक ही हाइड्रोजन होगा, और अगर यहां पे एक ही हाइड्रोजन होगा तो यहां पर हाइड्रोजन एक, यहां पे R, मतलब कि एक बार ही HCl निकलेगा, 2 बार HCl नहीं निकलेगा। और अगर 2 बार HCl नहीं निकला तो यहां पर आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, और अगर आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा तो अरुचिकर गंध नहीं आएगी, और अरुचिकर गंध नहीं आएगी तो कार्बिल एमीन परीक्षण संभव नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, जैसे यहां पे 2 हाइड्रोजन की जगह एक R समूह आ गया तो एक हाइड्रोजन ही एक Cl के साथ HCl के रूप में एक ही HCl निकलेगा। दूसरा हाइड्रोजन नहीं है तो HCl नहीं निकलेगा, और HCl नहीं निकलेगा तो आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, और आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा तो 2 डिग्री परीक्षण नहीं देगा। अब बात करते हैं 3 डिग्री की। चलो 3 डिग्री होगा तो क्या होगा? और 3 डिग्री होगा तो 3 R समूह होंगे, एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, और अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो एक भी HCl नहीं निकलेगा, और एक भी HCl नहीं निकलेगा तो आइसोसाइनाइड तो बनेगा ही नहीं, इसीलिए ये तो परीक्षण देगा ही नहीं। इसीलिए बेटा अगर आपको 1 डिग्री एमीन दे रखा है तो ही ये परीक्षण देता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये परीक्षण नहीं देते।
यहां तक की बात क्लियर है? तो प्रश्न क्या क्या बनेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं। ध्यान रखना, एक प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि ये परीक्षण कौन से एमीन देते हैं, 1 डिग्री एमीन देते हैं। कौन से, दूसरा प्रश्न क्या मतलब कि कौन से नहीं देते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते हैं। और तीसरा प्रश्न कि इसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, तो ध्यान रखना इसमें मध्यवर्ती कौन सा बनता है, मध्यवर्ती ये कार्बिन बनता है। ये रहा आपका मध्यवर्ती, यहां लिख लो ये मध्यवर्ती, ये मध्यवर्ती बन गया। और मध्यवर्ती कार्बिन बन गया तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों नहीं परीक्षण देते हैं, क्योंकि हमें पता है 2 डिग्री होगा तो एक बार ही HCl निकलेगा, 2 बार निकलेगा तब बनता है, बट 2 बार तो निकलेगा ही नहीं 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में तो एक बार भी नहीं निकलेगा। यहां तक की बात क्लियर? लाइव चैट में कमेंट करके बता दो, यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? आगे बढ़ जाए, चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये थी रिएक्शन नंबर कौन सी, क्षारीय प्रवृत्ति हो गई पहला, दूसरा हो गया एल्किलीकरण, तीसरा हो गया एसिलीकरण, चौथा हो गया कार्बिलेमिन, पांचवा यहां पे आ जाएगा रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो अगला लिखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, लिखो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, चलो नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल क्या होता है पता है बेटा, HNO2। क्या होता है, HNO2। तो पहले हम देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। तो ध्यान रखना ये अभिक्रिया मुख्य रूप से 1 डिग्री एमीन देते हैं। अब 1 डिग्री एमीन के अंदर एलिफेटिक एमीन भी देते हैं और एरोम, दोनों के अंदर हमको देखनी है, एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि यह अभिक्रिया 1 डिग्री एलिफेटिक तथा एरोमेटिक एमीन में विभेद करती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर, चलो अब इसको देखते हैं। ठीक है, क्या होता है तो देखो, अगर मान लो 1 डिग्री, पहले तो ये बताता हूं होता क्या है। 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन अगर नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करेगा तो पहले तो ये बताता हूं बनता क्या है, अल्कोहल बनता है, N2 बनता है और HCl बनता है, पहली बात तो ये। और अगर 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन HNO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहां पर अल्कोहल नहीं बनता है। इसका मतलब आप दोनों में विभेद कर सकते हो, अल्कोहल नहीं बनता है, N2 गैस यहां पर नहीं बनती है, HCl नहीं बनता है। ये परीक्षण है, मतलब कि अगर आपको ये देखना है कि बेटा यहां ध्यान से देखो, मतलब कि आपको ये देखना है कि मैंने 2 बीकर दे दिए आपको। अब इधर देखना है, इधर देखो सभी बच्चे, इधर कमेंट बाद में करना। इधर देखो, मान लो एक बर्तन में मैंने आपको दे दिया एरोमेटिक 1 डिग्री एमीन और एक बर्तन में मैंने आपको दे दिया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। अब मैंने आपको बोला कि बताओ बेटा कौन सा एलिफेटिक 1 डिग्री और कौन सा एरोमेटिक। आपको पता नहीं कि इस वाले में एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, या इस वाले में एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। आपको ये नहीं पता कि जो 2 बर्तन है दोनों में 1 डिग्री है, एक में एरोमेटिक होगा और एक में एलिफेटिक होगा। लेकिन आपको आपके टीचर ने ये नहीं बताया कि किसमें 1 डिग्री एलिफेटिक है और किसमें 1 डिग्री एरोमेटिक है। अब आपको ये देखना है कि किसमें 1 डिग्री एलिफेटिक है, किसमें 1 डिग्री एरोमेटिक है। तो आप क्या करो, आप दोनों बर्तन में जो कंपाउंड दे रखा है उसकी क्रिया किससे करा दो, HNO2 से करा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको 2 बर्तन दे रखे हैं, एक बर्तन में एलिफेटिक 1 डिग्री दे रखा है, एक बर्तन में एरोमेटिक 1 डिग्री दे रखा है। लेकिन आपको नहीं पता, सर को तो पता है किसमें क्या है, लेकिन आपको नहीं पता कि किसमें क्या है। आपको पता लगाना है कि एलिफेटिक वाला किसमें है, एरोमेटिक वाला किसमें है। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों की क्रिया
वन बाय वन किससे कराएंगे? HNO2 से कराएंगे। किससे कराएंगे? HNO2 से। जैसे ही आप HNO2 से क्रिया कराएंगे तो जिस भी बर्तन के अंदर एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन होगा वहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? गैस बाहर निकलेगी बेटा। क्या निकलेगी? गैस बाहर निकलेगी। तो जैसे अब दिख जाएगी गैस के फ्यूम निकलती, फ्यूम धुआं निकलता है ना, तो N2 गैस की फ्यूम बाहर निकलेगी। जैसे ही N2 गैस की फ्यूम बाहर निकलेगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि जिस बर्तन पे आपने पदार्थ की क्रिया HNO2 से करवाई और जिस बर्तन से HNO2 से क्रिया करवाने पर N2 गैस बाहर निकल रही है वही हो जाएगा 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। इसका मतलब हम 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन और 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन के अंदर विभेद करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना होगा? दोनों की क्रिया HNO2 से करनी होगी। जिस भी बर्तन में रखा हुआ एमीन क्रिया करने पर N2 गैस बाहर निकालेगा तो यह साबित हो जाएगा वहां पे क्या है? 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ये समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अरे भैया अब थोड़ा पढ़ाई कर ले, अब थोड़ा पढ़ाई कर ले। पढ़ाई कर ले, बताऊं आगे में? ये समझ में आया? तो अगर आपको ये पता लगाना है कि किसमें एरोमेटिक है किसमें एलिफेटिक है तो आपको दोनों बर्तन में रखे हुए एमीन की क्रिया किससे करनी है? HNO2 से। जिससे भी N2 गैस बाहर निकल जाए, N2 गैस निकलेगी ना, उसकी फ्यूम दिखाई, उसका धुआं निकलेगा, तो समझ जाना वहां पे क्या हो जाएगा? एलिफेटिक एमीन। ठीक है, चलो अब यहां पे क्रिया होती क्या है? चलो तो क्रिया क्या है तो लिखो RNH2। मान लीजिए दे रखा है 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन प्लस NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, ट्वाइस HCl। तो यहां आ जाएगा ROH प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है, और साथ ही क्या निकलता है? NaCl, ठीक है, ठीक है। एक बार ये अभिक्रिया लिखो बेटा, एक बार ये अभिक्रिया लिखो, ठीक है, साथ में पानी भी निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार ये अभिक्रिया लिखो, साथ में वाटर भी लिख लो आप चाहो तो, वाटर भी निकलता है, लिखो, ठीक है, लिख लो इसको, अभिक्रिया को लिख लो। अरे अब बातें बाद में करो, टाइम हो चुका है, इसको समझते हम एलिफेटिक एमीन की क्रिया कैसे होगी। चलो तो अब इसकी देखते हैं क्रिया विधि। क्या देखते हैं? क्रिया विधि, ठीक है। चलो यहां पे जो NaNO2 दे रखा है HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ। तो NaNO2 और HCl मिलकर के बेटा बनाते हैं NaCl प्लस HNO2, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं? NaNO2 और HNO2 और NaCl, ठीक है। अब ये जो 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन होगा, ये 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन किसके साथ क्रिया करेगा? HNO2 के साथ। ऐसे HNO2 हमको मिलती है बेटा। एक चीज ध्यान रखना, प्रयोगशाला में HNO2 डायरेक्ट हमको मिलता नहीं है। प्रयोगशाला में HNO2 हमको सीधा उपलब्ध नहीं होता, HNO2 को हमको बनाना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो यहां पर HNO2 लिखना था और आपने HNO2 की जगह क्या लिख दिया? NaNO2 प्लस 2HCl लिख दिया। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, HNO2 कभी भी प्रयोगशाला में हमको सीधा उपलब्ध नहीं होता। HNO2 को बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? NaNO2 प्लस 2HCl का। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? कभी भी प्रयोगशाला में ऐसा नहीं होता कि एक बर्तन के अंदर पका पकाया या बना बनाया हमको HNO2 मिल जाए। ये बहुत ज्यादा स्थायी नहीं होता। इसको हमको ये मिलता नहीं हमको प्रयोगशाला में, ये सीधे नहीं मिलता, हमें इसको बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हमें बनाना पड़ता है। तो बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे?
NaNO2 प्लस HCl का। समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्लियर? तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, HNO2। अब इस HNO2 की क्रिया हम किससे करते हैं, RNH2 के साथ। चलो HNO2 की स्ट्रक्चर क्या है मैं बताता हूं। HNO2 की स्ट्रक्चर क्या है, ये HNO2 की स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके पास में एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है, यहां पे भी लोन पेयर है। तो अब होता क्या है कि ये जो RNH2 है बेटा, ये RNH2 काम करता है नाभिक स्नेही का, ये नाभिक स्नेही है। और आपको पता है कि यहां पर आंशिक ऋणावेश है और यहां पे क्या होता है, आंशिक धनावेश। जिस पर धनावेश होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है। तो नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, ये बेटा इतनी क्या बातें कर रहे हो बेटा, क्या बातें कर। तो ये नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही जिस पर प्लस आवेश है उस पर आक्रमण करेगा। जैसे ही इस पर आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा, देखो तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस, और ये जाकर किससे लग गया, नाइट्रोजन से, ठीक है। जैसे ही यहां पे आक्रमण करेगा तो ये पाई किस पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे, तो O पे माइनस आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा OH, इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन कहां लग जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन माइनस से लग जाएगा, तो ये वाला माइनस इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ये आ जाएगा RNH NOH OH, ये आ जाएगा ना। तो ये वाला हाइड्रोजन इस O ने ले लिया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक ही नाइट्रोजन पर दो OH मिलकर के क्या निकालेंगे, पानी। यहां से पानी निकलेगा तो ये पानी निकलेगा, ठीक है, पानी निकला। अब जैसे ही पानी निकलेगा तो क्या बनेगा, यहां पे RNH N डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। यहां तक की बात समझ में आई? सर आपने साइड में क्या लिखा है, कहां लिखा है बेटा साइड में, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, साइड में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ये बन गया। अब इसका हम करा देंगे क्या, टोटोमरिज्म, चलावयवता। इसमें हम क्या कराएंगे, चलावयवता। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बातें मत करो, बातें मत करो, मैं फिर से बता रहा हूं। देखो कई बच्चे बोल रहे हैं फिर से बता दो, इधर देखो, बातें मत करो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। ये एलिफेटिक एमीन है, ये HNO2 है, इसकी संरचना ये है, और इसके पास में लोन पेयर है। आपको पता है नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है तो इस पर प्लस आएगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इस पर माइनस आएगा। जिस पर भी प्लस आवेश होगा उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे, और जिस पर एकाकी युग्म होगा उसको नाभिक स्नेही बोलेंगे। ये समझ में आया, ये समझ में आया। जिस पर भी एकाकी युग्म होगा उसको नाभिक स्नेही, और जिस पर भी प्लस आवेश होगा उसको इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ में आया। आगे बढ़ो अब। तो अब मुझे बताओ कि नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, नाभिक स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही पर। तो ये जो नाभिक स्नेही है इसका एकाकी युग्म इस प्लस पर आक्रमण करेगा, और जैसे ही ये यहां आक्रमण करेगा तो ये वाला पाई बंद प्रतिकर्षण के कारण कहां जाएगा, ऑक्सीजन पर। भाई एक बात बताओ, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉनों को क्या महसूस होगा, प्रतिकर्षण। क्या महसूस होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ये पाई कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। यहां तक की बात क्लियर, क्लियर। चलो तो अब देखो पाई चला गया ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। पाई अगर ऑक्सीजन पे जाएगा तो यहां पे क्या आएगा, एकल बंध, एकल बंध। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको देगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस, तो ये प्लस आ गया। नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन। ये समझ में आ गया, क्लियर, 100%। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला ऑक्सीजन का माइनस जो है वो यहां से एक H+ जो निकलेगा उसको ये माइनस ले लेगा, क्योंकि इस पे माइनस है, माइनस वाला हमेशा H+ को खा जाएगा। तो भैया जैसे ही H+ निकालेगा तो ये RNH, दो हाइड्रोजन थे, दो में से एक निकल गया तो एक ही रहेगा।
ये वाला माइनस इस H प्लस को ले जाएगा तो ये OH बन जाएगा, और पहले से यहां पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यहां से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ध्यान रखना, जब भी किसी एक परमाणु पर दो OH समूह लगे हों तो इन दोनों में एकाकी युग्म के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण। यहां से पानी क्यों निकलेगा, क्योंकि यहां का एकाकी युग्म, देखो यहां से पानी क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहां का एकाकी युग्म और यहां का एकाकी युग्म, इन दोनों में क्या लगता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के कारण यहां से क्या निकल जाएगा, पानी। ये पानी निकल जाएगा। जैसे ही पानी निकालोगे H2O निकल गया तो यहां पे नाइट्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन ये रह जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, चलावयवता। क्या करेंगे, चलावयवता। चलावयवता पढ़ रखी है आपने, चलावयवता पढ़ रखी है। अरे यस और नो में जवाब दे दो यार, चलावयवता पढ़ रखी है आपने। कितने बच्चों ने चलावयवता के बारे में पढ़ रखा है, चलावयवता पढ़ रखी है। अरे चलावयवता पढ़ रखी है, चलावयवता। चलो इसके आगे का मैं यहां लिख रहा हूं, देखो क्या बन चुका है बताओ, RNH, क्या लिखा है देखो, RNH N डबल बॉन्ड O। हाँ पढ़ लिया है, वेरी गुड। देखो चलावयवता में क्या होगा, देखो यहां पे अब होगा चलावयवता। क्या हो जाएगा, चलावयवता। चलावयवता कैसे होती है, तो देखो कैसे होती है, ये वाला बन टूट करके यहां डबल बॉन्ड लाएगा और ये वाला पाई इस हाइड्रोजन को ले जाएगा। भाई H यहां से निकल गया ना, तो ये वाला पाई इस H को ले जाएगा, ये बंद यहां, देखो अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये क्या बन गया, RN, ये बंद यहां चला गया, डबल बॉन्ड N, ये वाला पाई किसको ले जाएगा, इस H को, तो ये लो ऑक्सीजन किससे लग गया, H से, ये लो ऑक्सीजन लग गया H से। ऐसे हो जाएगा। समझ में आया, यहां तक की बात समझ में आई तो मुझे थम्स अप दिखाओ। ये चलावयवता समझ में आई, ये वाला बंद टूटेगा यहां जाएगा और ये वाला पाइस हाइड्रोजन को ले जाएगा, तो ऑक्सीजन से लग जाएगा H, तो देखो ऑक्सीजन से लग गया H, और ये वाला बंद यहां टूटेगा क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर। चलो अब मुझे बताओ शुरुआत में मैंने कितने HCl लिए, लाइव चैट में कमेंट करके बताओ शुरुआत में मैंने कितने HCl लिए थे, कितने HCl लिए थे, 2। कितने HCl लिए, 2। एक HCl तो यहां पे इस्तेमाल हो चुका है, अब दूसरा HCl यहां पे इस्तेमाल होगा, दूसरा HCl यहां पर इस्तेमाल होगा, दूसरा HCl यहां पर इस्तेमाल होगा। क्या होगा, तो हमें पता है क्या कि भैया ये H प्लस जो है वो इस लोन पेयर के साथ जुड़ जाएगा, ये लोन पेयर है, ये प्लस है, तो लोन पेयर H प्लस को खा जाएगा, तो क्या बनेगा, RN डबल बॉन्ड N O, ये लोन पेयर यहां लग जाएंगे तो हाइड्रोजन यहां, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और लग जाएगा तो OH2 प्लस। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि इसने एकाकी युग्म दान कर दिया। समझ में आया। और अब यहां पे क्या होगा, यहां का एकाकी युग्म जो है वो यहां आएगा, पानी का अणु निकाल देगा, तो यहां से बन जाएगा RN2 प्लस, ये बन जाएगा। और अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो जैसे बना हुआ है वैसे ही बता देता हूं। देखो क्या बन गया है, देखो RN, पहले से डबल बॉन्ड था N, ये लोन पर यहां ये आ गया, यहां पे आ जाएगा प्लस, पानी का अणु बाहर निकल गया। समझ में आया। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एल्किल समूह, इसको बोलते हैं एल्किल डाइएजोनियम। अच्छा प्लस है तो प्लस के साथ में माइनस आना चाहिए, प्लस के साथ में कौन सा माइनस आएगा, ये देखो Cl, तो यहां पे आ जाएगा Cl माइनस। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है क्या कि सर यहां पे प्लस है तो प्लस के साथ में माइनस भी होना चाहिए, बिल्कुल। अगर ये प्लस वाला है तो इसके साथ में माइनस कौन आएगा, ये Cl, ये Cl माइनस, देखो ये बचा हुआ, ये Cl माइनस यहां लग जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसको बोलते हैं एल्किल डायजोनियम लवण, इसको क्या बोलते हैं, एल्किल डायजोनियम लवण। समझ में आया। अब आगे की बात, अब क्या होगा, क्या यहां पर एलिफेटिक एमीन से अल्कोहल बनाना है,
क्या बनाना है? एलिफेटिक एमीन से अल्कोहल। क्या यहां पर एलिफेटिक एमीन से अल्कोहल बन चुका है? नहीं, एलिफेटिक एमीन से अल्कोहल नहीं बना, तो हमको एलिफेटिक एमीन से क्या बनाना पड़ेगा? अल्कोहल, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर एल्किल डायजोनियम लवण बना है, अल्कोहल अभी नहीं बना है। तो जो पानी का अणु है वो पानी का अणु किस पर आक्रमण करेगा और किसके साथ लगेगा? इस पर आक्रमण करेगा, इसके साथ लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, क्योंकि पानी के अणु में दो भाग है, एक H+ है, दूसरा OH- है। एक H+ है, दूसरा OH- है। तो इसका मतलब क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये वाला बंध टूटेगा, क्या निकलेगा यहां से? देखो क्या निकला, ये N2 निकल गया, ठीक है। ये R किससे लग जाएगा? ये R OH से लग जाएगा, और ये H+ किससे लग जाएगा? Cl- से, तो ये H+ लग गया Cl-। क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? ROH N2 HCl। ये देखो ROH N2 HCl, पानी बन ही रहा है और NaCl ऊपर आ गया। ये देखो, ये अल्कोहल बन गया बेटा, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर ये क्या है, ये सब हमको याद रखना पड़ेगा? नहीं, ये याद नहीं रखना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जो है, ये आपको याद नहीं रखना है पूरी मैकेनिज्म, आपको बस ये ध्यान रखना है 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन जो है वो किसका निर्माण करती है? अल्कोहल प्लस N2 का। किसका निर्माण करती है? अल्कोहल प्लस, नाइट्रोजन भी निकलेगा, अल्कोहल भी बनेगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, वन डिग्री एरोमेटिक एमीन की। अब मुझे थोड़ा बताओ, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में भी क्रियाविधि सेम होगी, केवल R की जगह क्या आ जाएगा? एरोमेटिक है तो R की जगह क्या आ जाएगा? एरोमेटिक है तो R की जगह क्या आएगा? बेंजीन वलय। क्या आ जाएगी? तो यहां पे बेंजीन वलय आ जाएगी। ये रहा एरोमेटिक, ये बन जाएगा यहां पे। अगर एरोमेटिक एमीन है तो इससे कौन सा डाइएजोनियम लवण बनेगा? इससे ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनेगा, क्योंकि R की जगह क्या आ जाएगा? एरोमेटिक वलय। बेंजीन डाइएजोनियम लवण बन जाएगा। सर क्या ऐसे अल्कोहल बनाने की विधि बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हो। तो अगर मैं एलिफेटिक लेता हूं तो एलिफेटिक या एल्किल डाइएजोनियम लवण हो जाएगा, और अगर मैं एरोमेटिक लेता हूं तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण हो जाएगा। अब बेटा यहां से आगे वाटर के द्वारा अल्कोहल का निर्माण नहीं होता। आप मुझे बताएंगे यहां से अल्कोहल का निर्माण क्यों नहीं होता? चलो बस ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। हाँ ठीक है, बस बेटा मैंने पढ़ा दिया, बस आप मुझे इतना सा जवाब दे दें, मेरा काम हो गया, रिएक्शन हो गई। बस आप मुझे बस इतना सा बता दें कि एलिफेटिक डाइएजोनियम लवण जो बना है या एल्किल डाइएजोनियम लवण जो बना है उसकी पानी से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल बनता है, लेकिन यहां पर इस डाइएजोनियम लवण की पानी से अभिक्रिया द्वारा अल्कोहल क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि सर यहां रेजोनेंस होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि यहां पे क्या होता है? यहां पे क्या होता है? यहां पे ये रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण ये क्या है? स्थायी, स्थायी होता है। रेजोनेंस के कारण ये क्या होता है? स्थायी होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्लियर? 100%। तो इसका मतलब यहां पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा। क्या पॉइंट आएगा? क्योंकि एरोमेटिक डाइएजोनियम लवण अनुनाद के कारण
अत्यधिक स्थायी होता है, अतः वाटर से क्रिया करके फिनॉल का निर्माण नहीं करता। समझ में आ गया? क्लियर? चलो, तो यहां पे बस ये अभिक्रिया हो गई, बस बेटा हो गया, टॉपिक हो गया, बस क्वेश्चन लिख लो। अब क्वेश्चन लिख लो, बस क्वेश्चन लिख लो, हो गया। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। बेंजीन डाइएजोनियम धनायन की अनुनादी संरचना बनाएं। चलो, इनकी अनुनादी संरचना बनानी, कैसे बनाएंगे? तो ये रहा बेंजीन, ये रहा डाइएजोनियम लवण, ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। चलो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अनुनादी संरचना में? क्या करें, ये वाला पाई यहां जाएगा, ये वाला पाई यहां जाएगा, तो क्या बनेगा इससे? बनाओ, इससे बन जाएगा, ये पाई यहां जाएगा तो देखो क्या आएगा, पाई, ये पाई यहां, ये वाला पाई यहां, ये पाई जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा? धनावेश आएगा। ये वाला पाई कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नाइट्रोजन पे पहले से क्या है प्लस, ये वाला पाई जाएगा तो डबल बॉन्ड N माइनस। ठीक है, चलो, और अनुनादी संरचना, ये वाला पाई प्लस की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? प्लस की तरफ, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये पाई और आगे जाएगा तो यहां पे आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, ये पाई आगे जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड N प्लस डबल बॉन्ड N माइनस। और अनुनादी संरचना क्या बनेगी? ये वाला पाई और आगे जाएगा, तो और आगे जाएगा तो क्या हो जाएगी संरचना? ये पाई आगे जाएगा तो यहां पाई आ जाएगा, ये आगे गया तो इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, यहां डबल बॉन्ड N प्लस N माइनस। और क्या होगा? और होगा ये वाला माइनस यहां आएगा, ये वाला पाई यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये पाई यहां आ गया, ये वाला पाई यहां आ गया, और ये वाला पाई यहां आ जाएगा तो ये पाई आ गया, नाइट्रोजन पाई आगे जाएगा तो यहाँ एकल बंध, ये माइनस आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड। ये आ जाएगा आंसर। 5 अनुनादी संरचनाएं हो जाएंगी इसकी। कितनी? 5 अनुनादी संरचना। अब बताओ, आप बोल रहे थे लेवल चाहिए, लेवल चाहिए, ये लो, और लेवल चाहिए। अब समझ में आया? बताओ, आपको बताओ क्या लेवल चाहिए, बताओ यार। हाँ सर, आप थोड़ा बड़ा लिखिए। चलो, मैं थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूंगा। और कितना लेवल चाहिए? और कितना लेवल चाहिए बताओ? और कितना लेवल चाहिए बताओ? चलो, एक क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। निम्न में से लिखो, निम्न में से कौन अभिक्रिया या कौन सी अभिक्रिया N2 गैस का निष्कासन करती है? निष्कासन करती है? कौन सी अभिक्रिया N2 गैस का निष्कासन करती है? लिखो, CH3 NH2 N2 गैस का निष्कासन नहीं करती है। चलो, नहीं करती है, प्लस NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl। चलो, बी लिखो, C6H5 CH2 NH2 NaNO2
प्लस ट्वाइस HCl। नंबर सी लिखो, C2H5 NH2 प्लस NaNO2 प्लस ट्वाइस HCl। और डी लिखो, उपरोक्त सभी। क्या क्या आंसर आएगा बताओ। चलो, कौन निष्कासन नहीं करती? सर लेवल नहीं चाहिए, आप अपने तरीके से पढ़ाइए, मैं अपने तरीके से पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी, टेंशन मत लो यार। मैं वही पढ़ाऊंगा जो नीट में जिसके क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इसके अगली क्लास में क्वेश्चन दिखाऊंगा। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें, एक काम करो, उपरोक्त में से कोई नहीं कर दो। चलो, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी की जगह उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो, अब आंसर बताओ, अब आंसर बताओ। उपरोक्त में से कोई नहीं, अब आंसर बताओ। क्या आंसर आएगा? थोड़ा सा लेवल मैंने चेंज किया है, अभी देखते हैं कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई है। क्या ये एलिफेटिक एमीन है? हाँ गुरुजी, ये एलिफेटिक एमीन है। ये एलिफेटिक एमीन है, बिल्कुल है। क्या सर ये एलिफेटिक एमीन है? हाँ, ये भी एलिफेटिक एमीन है। कई बच्चे आंसर बी बता रहे थे, लेकिन आंसर बी नहीं है। ध्यान रखना, ये भी एलिफेटिक एमीन है, क्योंकि यहां पर NH2 बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। अगर NH2 बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एमीन। लेकिन इन दोनों के बीच में एक भी एलिफेटिक कार्बन आ जाए तो अब ये एरोमेटिक में नहीं, ये एलिफेटिक में ही काउंट होगा, एलिफेटिक। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर यहां से भी आपका, यहां से भी एल्कोहल आएगा, यस आएगा। ये एल्कोहल देगा, बिल्कुल देगा। ये भी एल्कोहल देगा, बिल्कुल देगा। ये भी एल्कोहल देगा, बताइए। मतलब सब एल्कोहल देते हैं, मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं है जो एल्कोहल ना दे। आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। अब बताओ कैसा लगा, कैसा लगा भैया? क्वेश्चन कैसा लगा बताओ फटाफट। तो ये था भैया HNO2 के साथ क्रिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन एमीन की हो चुकी हैं। अब लास्ट बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बचा है और डायज़ोनियम सोल्ट बचा है। आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको सेशन कैसा लगा। बेटा, मैंने आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट मैंने आपको दिया है। आप इस कंटेंट को पढ़िए, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दे दिए और आज जो पढ़ा है उस पर आधारित क्वेश्चन कल की क्लास में मैं करवाऊंगा। ठीक है, PYQ वगैरह जो भी होंगे वो मैं करवाऊंगा। होमवर्क में दे चुका हूं बेटा। ठीक है, ठीक है सर, प्लीज जितना टाइमिंग है उतना ही पढ़ाया करिए। क्यों फट के हाथ में आ गई? 4 दिन पहले तो तुम बड़ा चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे। हमारे वो पहले वाले सर थे वो 8 बजे तक पढ़ाते थे, हमारे वो दूसरे वाले सर थे वो 7:45 बजे तक पढ़ाते। अब क्या हालत खराब हो गई है? हैं? अब क्या हालत खराब हो गई? हालत खराब हो गई अब है? तुम तो बड़ा बोल रहे थे सर 8 बजे तक पढ़ाओ, हैं? बड़ा बोल रहे थे 8 बजे तक पढ़ाओ। सर NCERT पढ़नी है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल पढ़नी है। मैं यहां पर लिख रहा हूं NCERT निश्चित तौर पर पढ़नी है। पढ़नी है मतलब पढ़नी है, 100% इसकी रीडिंग लगानी है। अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। NCERT के बिना काम नहीं चलेगा। NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों के लिए तो आपको NCERT पढ़नी ही पड़ेगी। हां, चाहो तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए NCERT मत पढ़ो,
उसमें आपको जितना मैं पढ़ाऊंगा या जितना हो सकता है आपको सर ने पढ़ाया हो आप उतना ही पढ़िए, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी बेटा। अच्छा, एक चीज मैं और बताया तो, क्या आपको इसकी क्रियाविधि याद रखनी है? हाँ या ना में जवाब दें। क्या आपको ये क्रियाविधि याद रखनी है? यस और नो। क्या ये HNO2 वाली क्रियाविधि याद रखनी है? मैंने आपको क्रियाविधि बताई है, लेकिन आपको याद नहीं रखनी है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये अभिक्रिया 1 डिग्री एलिफेटिक और 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन में विभेद करके बताती है, और एरोमेटिक एमीन जो होगा उससे अल्कोहल क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होता है। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। अच्छा, क्या होंगी इसकी अनुनादी संरचना? उस पे क्वेश्चन बता दिया। और अल्कोहल बनेगा तो कौन बनाएगा? एलिफेटिक एमीन बनाएगा, एरोमेटिक नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें रेजोनेंस के कारण स्थायित्व मिलता है। बस आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, ठीक है। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, पढ़ेंगे अब कल की क्लास में। मेरे ख्याल से कल लगभग ये चैप्टर कल हो जाएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है और डायज़ोनियम सोल्ट बचा हुआ है, ठीक है। चलिए सर लास्ट ऑप्शन में तो N2 नहीं होगी, मैं तभी तो बोल रहा हूं भाई। क्या इसमें N2 निकलेगी? निकलेगी। क्या इसमें N2 निकलेगी? निकलेगी। क्या इसमें N2 निकलेगी? निकलेगी। इसका मतलब इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें N2 ना निकले, मतलब कि उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि N2 ना लिखे। तो आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, सब में N2 निकलती है। क्या इसमें N2 नहीं निकलती है? निकलती है। क्या इसमें N2 नहीं निकलती है? निकलती है। क्या इसमें N2 नहीं निकलती है? निकलती है। इसका मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें N2 नहीं निकलती हो, सब में निकलती है, ठीक है। चलो सर सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? आप बताओ, आप कब तक चाहते हो? कल चाहते हो सिलेबस कंप्लीट करना? कल ही करवा देता हूं, ठीक है। सिलेबस कल ही करवा देंगे आपका, ठीक है। कल करवाना सिलेबस, ठीक है। मेरी तरफ से सिलेबस कल ही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक चीज की, आप मानना चाहें तो माने, आपको नहीं मानना है तो आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा, आपकी कामना, आपकी मनोकामना जो भी है सारी आपकी है। ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको कंटेंट एक क्लास का डिलीवर किया जा रहा है उस क्लास पे फोकस करें। ज्यादा इधर उधर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम बार बार मोबाइल चालू करके YouTube या फिर हम क्लास को बार बार देखें। जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ो और सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करो। ध्यान रखना, 50 क्लासेस देखने से कुछ नहीं होगा। ऐसे मत सोचना कि मैं इस टीचर की भी क्लास देख लूं, उसकी भी देख लूं, उसकी भी देख लूं, उसकी भी देख लूं, सबकी क्लासेस देख लूंगा तो मुझे संसार का सारा ज्ञान मिल जाएगा ना। एक सेल्फ स्टडी नाम की भी कोई चीज बना रखी है बेटा, और इससे बड़ी स्टडी कोई भी नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको क्लास समझ में आ गई है तो एनसीईआरटी खोलो, वहां से कंटेंट को पढ़ो और क्वेश्चन करना चालू कर दो। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। होमवर्क के क्वेश्चन मैंने बता दिए। परेशान बिल्कुल मत होना, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए बेटा इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।